वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के जो टॉपिक्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो टॉपिक्स है जो आपके नॉलेज के लिए भी है और प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक आप ट्रेडिंग करते हो, आप इक्विटी में इन्वेस्टिंग करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हो। सो अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारे इंडिया में है। काफ़ी मेनी ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट AIF इन्वेस्टमेंट व्हीकल और AIF फंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। बेसिकली काफ़ी लोग को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के बारे में तो पता ही है, जैसे कि लाइक आपने इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो, म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हो, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में ट्रेडिंग करते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो आज का टॉपिक्स है हमारा AIF, ये क्या है? ठीक है। कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसकी टिकट साइज़ क्या होता है, ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं इंडिया में काफ़ी चीज़ हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिए। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, सो AIF के बारे में थोड़ा मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो AIF जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। तो इसका शॉर्ट मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी that differ from conventional investment instrument. It is a privately pooled fund. Generally, institution and HNIs invest in AIF as substantial investment are required. Okay, and this investment vehicle other to SEBI Alternative Investment Fund Regulation 2012. AIF can be formed as a company, LLP, trust, एक्सेट्रा। LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है कि AIF क्या है। AIF एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। ठीक है। डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आप जो पुराना इन्वेस्टमेंट जो है, लाइक आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपका कम्युनिटीज़, आपका इक्विटीज़ हो गया। ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो पहले थी, इससे अलग है AIF। ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला कि इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इसलिए क्या यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके। इट इज़ अ प्राइवेटली पूल फंड। ये कौन सी, जैसे कि आप इक्विटी में आप इन्वेस्ट करो, लाइक आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो लिस्टेड कंपनी होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये AIF क्या है, AIF एक ऐसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड भी है। आप अनलिस्टेड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। आगे आप पढ़िए क्या लिखा है, जनरली इंस्टीट्यूशन एंड HNI इन्वेस्ट इन AIF। क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए AIF नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंड HNI मतलब बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं, वही AIF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। स्टार्टिंग में ही आपको मीनिंग में समझ में आ गया रहेगा, राइट। सो AIF को आप कहीं भी कंपेयर मत करना म्यूचुअल फंड के साथ, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में ऑल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, बट इन AIF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते गाइस। उसके बाद नीचे मेंशन किया कि दिस इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स एदर टू द सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। तो ये भी जो भी मैनेज है सब सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से ही होता है AIF का। ठीक है। सो इन इंडिया AIF कैन बी फॉर्म एज अ कंपनी भी हो सकती है और ट्रस्ट के हिसाब से फॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो ये था बेसिक्स AIF के बारे में। तो हम इसके आगे डिटेल में समझते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि हु कैन इन्वेस्ट इन AIF, कौन इन्वेस्ट कर सकता है AIF में। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन्वेस्टर विलिंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो कैन इन्वेस्ट इन AIF इफ दे मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। सो यहाँ पे बोला कि जो इन्वेस्टर जो ऐसे इंडिविजुअल जो पर्सन्स होते हैं, वो विलिंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो कैन इन्वेस्ट इन AIF। ठीक है। सो अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना। ठीक है। तो डाइवर्सिफाई का मतलब मीनिंग ये होता है गाइज कि आपने 1 लाख रुपया को डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई मतलब
आपने 20,000 आपने इक्विटी में लगाया, आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया, आपने प्राइवेट इक्विटी में लगाया, आपने आपके जो भी क्रिप्टो करेंसी हो गया, मतलब आपने डाइवर्सिफाई किया आपके फंड को। तो इसको ये यहाँ पे बोला कि डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो कैन इन्वेस्ट इन एआईएफ में वही लोग जा सकते हैं जो अपना फंड को डाइवर्सिफाई करते हैं। ठीक है, उसके भी कुछ कम टर्म्स एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम देख लेते हैं। सो मेंशन किया है कि रेसिडेंट इंडियन, इंडिया में जो रहने वाले वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो भी कर सकते हैं। एंड फॉरेन नेशनल कैन इन्वेस्ट दिस फंड, तो ये सबके लिए ओपन है। कोई भी इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कि सिर्फ इंडियन ही कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडियन भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये बोला कि द मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इज ₹1 करोड़ फॉर इन्वेस्टर, वेयर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर डायरेक्टर, एम्प्लॉय एंड फंड मैनेजर इज 25 लाख रुपीज़। सो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि गाइस एआईएफ के लिए मिनिमम टिकट जो साइज़ होती है 1 करोड़ रुपीस है। ये आपको मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि मैंने वो आपको बताया कि एआईएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि आप कंपेयर करोगे म्यूचुअल फंड के साथ तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, 500 से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या मेंशन किया, टिकट साइज़ 1 करोड़ रुपीज़ आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे मेंशन किया कि एचएनआई और इंस्टीट्यूशन कैन इन्वेस्ट इन एआईएफ। ठीक है, नॉर्मल आम आदमी के लिए ये एआईएफ नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इज़ 1 करोड़ होना चाहिए एक ऐसा इन्वेस्टर के पास। वेयर इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ फॉर डायरेक्टर, एम्प्लॉय एंड फंड मैनेजर, वो जो आते हैं उनकी क्राइटेरिया होती है 25 लैक्स, 25 लैक्स उनके पास है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन सेकेंड जो थर्ड पॉइंट अपना ये आता है कि एआईएफ कम विथ मिनिमम लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर। सो एआईएफ का मिनिमम जो लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल तक होता है। लॉकिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 3 साल तक आपको भूल जाना है। करेक्ट, भूलना इन द सेंस आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको आप चाहोगे तो आप सोचोगे निकाल लो, तो नहीं होता है। लॉकिंग पीरियड जो मिनिमम होता है उसको 3 ईयर्स होता है। ठीक है, निकालने के लिए भी अदर एक कंडीशन है, उसके लिए मतलब इन द सेंस मैं क्या इन्वेस्टर हूँ, मुझे एग्जिट करना है तो मुझे ही एक बोल सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरा पोर्टफोलियो उसको ट्रांसफ़र करके वो एक कंटिन्यू कर सकता है। तो इसकी भी बहुत से टर्म्स कंडीशन है। ठीक है, देन 4 पॉइंट है द नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन एवरी स्कीम इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1000 एक्सेप्ट एंजल फंड वेयर द नंबर ऑफ इन्वेस्टर गोज अप टू 49। सो गाइस एआईएफ एक सिंपल फंड नहीं, एक सिंगल फंड नहीं बोल सकता हूँ मैं। एआईएफ एक फंड है, उसमें स्कीम्स होती है, काफ़ी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसमें एक फंड है, फॉर एग्जांपल कोई भी फंड का नंबर में फॉर एग्जांपल एक नंबर लेता हूँ, 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर के फंड में उसमें 20 इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, 100 इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। 100 इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है 1 नंबर में, समझ रहे हो आप? तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो एवरी स्कीम से उसमें रिस्ट्रिक्शन है 1000 रुपीज़, 1000 इन्वेस्टर। अदर देन जो एंजल फंड्स होते हैं उसमें जो गोज़ अप टू 49। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर कम होते हैं। तो अभी तक आपने ये जान लिया कि एआईएफ क्या होता है और कौन इन्वेस्ट कर सकता है एआईएफ में। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एआईएफ क्या होता है इन इंडिया। ठीक है, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है एआईएफ का, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, सो आपको स्क्रीन पे मेरे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ एआईएफ इन इंडिया। सो यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3, सो दे आर 3 कैटेगरी इन इंडिया ऑफ एआईएफ। ठीक है, तो नाम भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ऐसा नाम पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, अब हम कैटेगरी 1 के बारे में डिटेल में देखेंगे, कैटेगरी 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। ठीक है, सो गाइस जैसे कि आपको स्क्रीन पे मेरे दिख रही होगी, एक सिंपल सा चार्ट्स एक आपको पूरा ही ओवरऑल व्यू दे देगा कि एआईएफ का क्या कैटेगरी है और ये फंड्स किस में इन्वेस्ट करता है बेसिकली। ठीक है, सो कैटेगरी 1, देन कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें दे आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी। फर्स्टली आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सेकंड वेंचर कैपिटल फंड, थर्ड एंजल फंड, सोशल वेंचर फंड। तो कैटेगरी 1 में ये 4 टाइप से कैटेगरी कवर होते हैं। वेर इज़ कैटेगरी 2 की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा का प्राइवेट इक्विटी फंड्स,
रियल इस्टेट फंड, डेट फंड और फंड ऑफ फंड, ऐसे टाइप के फंड्स कैटेगरीज 2 में आते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे कैटेगरी 3 में आते हैं, जैसे कि आपका हेज फंड्स हो गया, PIP फंड हो गया, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपके इक्विटी फंड्स हो गए, वो सब आपके कैटेगरी 3 में चले जाते हैं। सो लेट डिस्कस डिटेल अबाउट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। जैसे कि कैटेगरी 1 में हम डिस्कस करते हैं कि कैटेगरी 3, जो कैटेगरी 1 है उसमें 4 टाइप्स ऑफ होते हैं। सो कैटेगरी 1 क्या मतलब कैटेगरी वन क्या डिफाइन करना चाहता है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, सो कैटेगरी 1 में एकदम सिंपल सा मीनिंग दिया गया था, दिस फंड इन्वेस्ट इन SMEs, स्टार्टअप एंड न्यू इकोनॉमिकली वायबल बिजनेस विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ये लाइन से सिंपल ही अपने को अंडरस्टैंडिंग ये हो जा रहा है कि जो छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे मोटे इकोनॉमिकली, मतलब आपको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनको जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो दे कैन गो विथ AI फॉर विच कैटेगरी 1, वो कैटेगरी 1 के पास जाते हैं। सो कैटेगरी 1 में जैसे कि हमने देखा कि 4 टाइप्स ऑफ होते हैं। सो लेट डिस्कस ईच पॉइंट। सो फर्स्ट आता है आपका वेंचर कैपिटल फंड, एक ऐसा फंड जो कि ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो फर्म्स होती है, डेट रिक्वायर लार्ज फाइनेंशियल ड्यूरिंग देयर इनिशियल डे कैन अप्रोच VCF। उनको इनिशियली मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है, जब फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे की नीड्स होती है, तो दे कैन गो विद द वेंचर VCF, जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं उनके पास जाते हैं। देखो वेंचर कैपिटल का मीनिंग ये आता है ना, वेंचर इज़ अ वेरी रिस्की कैपिटल फंड। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम एक लॉजिक्स क्वेश्चन है। वेंचर मतलब क्या, वेंचर एक बहुत हाईली रिस्क एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जो इसकी स्ट्रेटेजी होती है, इसकी स्ट्रेटेजी एक ही चीज़ है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी दे विल फॉलो। ठीक है, सो यहाँ पे ये है कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव होता है, ग्रो प्रोस्पेक्टिव, ये कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है दिस फंड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप विथ हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, HNI इन्वेस्टमेंट इन VCF एडॉप्ट द हाई रिस्क, जैसे कि मैंने आपको बोला हाई रिस्क ये लोग लेते हैं वेंचर कैपिटल, और हाई रिटर्न भी मिलता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये तो आपको पता होगा, जहाँ पे रिस्क है तो वहाँ पे पैसा भी जाता है। ठीक है, आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे बहुत है। ठीक है, सो सेकंड जो पॉइंट्स आता है एंजल फंड्स, नाम से ही पता चलता है कि एंजल फंड एक ऐसा फंड्स होता है जो कि जो स्टार्टअप, जो सिंपल से देखिए ये लाइन जो आप समझ लीजिए, दिस फंड इन्वेस्ट इन दोज स्टार्टअप डेट डू नॉट रिसीव फंडिंग फ्रॉम VCF। सो सिंपल लाइन में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये कर दिया कि जिसको VCF से पैसा फंडिंग नहीं मिलता है तो वो डेट गो विथ एंजल फंड, वो डायरेक्टली आते हैं एंजल फंड के पास। तो यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर ईच एंजल इन्वेस्टमेंट इज ₹25 lakhs। तो यहाँ पे थोड़ा टिकट साइज कम है, और एंजल फंड्स बेसिकली जो ऐसा बोल सकते हैं ना, जो ब्रिंग अर्ली बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस विद देम। सो एंजल फंड तो हमने समझ ही लिया कि एक ऐसा फंड जो कि जिसको पैसा फंडिंग नहीं मिलता है VCF के साथ, तो वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एंजल फंड के पास रिक्वायरमेंट होता है उनका, वो उनके पास से कलेक्शन करते हैं। ठीक है, लेते हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, मतलब जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ऐसा एग्जाम्पल में आपको बोल रहा हूँ। तो दिस फंड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेट इज दोज इन्वॉल्व इन रेलवे कंस्ट्रक्शन, पोर्ट कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। इन्वेस्टर हु आर बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्ट देयर मनी इन दिस फंड। ठीक है, सो ऐसा इन्वेस्टर जो कि हु आर बुलिश ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सो दे इन्वेस्ट इन मनी इन दिस फंड। सो मतलब मैं ऐसा इंडिविजुअल हूँ, मैं एक ऐसा HNI हूँ, और मुझे पता है कि पोर्टल जो मतलब कि जो रेलवे कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा मुझे पैसा मिल सकता है, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वहाँ पे ये रोल प्ले करता है। सोशल वेंचर फंड, तो दिस फंड इन अ सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस आर सोशल वेंचर फंड। They are a kind of philanthropics invention but have scope of generating decent return for investor. So social venture fund नाम से ही पता चला सोशल है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि मोस्टली जहाँ पे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेसेस होती है जो उनको ज़्यादा हेल्प करता है ये आगे ग्रो करने के लिए। ठीक है। ये जो थे कैटेगरी 1 की 4 टाइप्स। आई होप आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। आप सोचोगे कि पूरा डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग मिले तो आपको थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा एआईएफ में लाइव आपको एग्जांपल देखना है तो आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पे आप एएमसीज होती है उनसे थोड़ा मतलब लेवल पे आके डिस्कस करना पड़ेगा कि एआईएफ एक्चुअली क्या है। ठीक है। सो आज की डेट में एआईएफ के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जॉब्स की बात करेंगे तो जॉब में भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है एआईएफ के बारे में। ठीक है। तो उसका भी जॉब काफ़ी जॉब के लिए आप भी इसके लिए जा सकते हो। एआईएफ में काफ़ी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के बारे में ज़्यादा ही जो इंडस्ट्री है कंपनी से ज़्यादा रिक्रूट करती रहती है इसके बारे में। ठीक है। सो कैटेगरी 2 जो टाइप्स हैं प्राइवेट इक्विटी फंड in unlisted private company. It is difficulty for unlisted company to raise fund by issuing equity and debt instrument. Usually this fund come with locking period with a range from 4 to 7 year. ठीक है। सो प्राइवेट जो इक्विटीज़ होती है वो जो इन्वेस्टमेंट जो उनका करते हैं वो अनलिस्टेड इक्विटी सेट से ही करते हैं, राइट। सो कैटेगरी 2 बेसिकली ज़्यादातर जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो अनलिस्टेड ही में ही करते हैं। द इंटेंशन ऑफ अनलिस्टेड का क्या होता है, क्योंकि देखिए गाइज आज मैंने 1 रुपये का कोई भी शेयर परचेस किया है, ठीक है, जो अनलिस्टेड कंपनी है वो लिस्टेड नहीं हुई है, ठीक है, काफ़ी क्वांटिटी मैंने बाय कर ली है। उन लोग का इंटेंशन क्या होता है इन्वेस्टर का, वो लोग वेट करते हैं। लॉकिंग पीरियड जो होता है ना 4 to 5 years, यहाँ पे लिखा है ना। कोई कंपनी ऐसा होता है ना तो 3 साल के बाद लिस्ट होगी मार्केट में। तो मैंने 1 रुपये का शेयर लिया है और 3 साल के बाद वो शेयर जब आईपीओ ओपन करता है, जब वो पढ़ाई करता है तो 500 रुपये का हो जाता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 500 रुपये का एक शेयर हो गया। तो आप सोचिए 1 रुपये से 500 रुपये का, और मैंने क्वांटिटी एटलीस्ट कम से कम करोड़ के ऊपर क्वांटिटी मैंने बाय की है, ठीक है। सो आप देखो 500 रुपये के ऊपर शेयर लिस्ट हो रहा है मार्केट में तो कितना रिटर्न देगा। तो कैटेगरी 2 में यही है, रिस्क ज़्यादा है रिटर्न भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसलिए सिंपल लिखा है कि प्राइवेट इक्विटी फंड जो होते हैं, जो भी इन्वेस्टर होता है वो ज़्यादातर डील करते हैं प्राइवेट अनलिस्टेड इक्विटी कंपनी में, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी करते हैं, रिट्स इन्वेस्ट में भी करते हैं, एआईएफ में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि डेट फंड्स क्या होता है। अभी मैंने आपको प्राइवेट इक्विटी फंड के बारे में बताया कि डेट फंड में भी लोग अनलिस्टेड डेट फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। सो आप देखोगे दिस फंड प्राइमरली इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटी ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। यूजुअली सच कंपनी फॉलो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल एंड हैव अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। दे हैव लो क्रेडिट रेटिंग विच मेक देम रिस्की ऑप्शन फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। एज पर सीबी गाइडलाइंस मनी एक्यूमुलेटेड बाय डेट फंड कैनॉट बी यूज टू गिवन लोन, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको लाइफ एग्जांपल ये दे देता हूँ कि गाइस मैं ऐसा प्रोफाइल मेरा जो मैं वर्क करता हूँ, मैं आज के दिन में जो कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं एआईएफ पे ही वर्क करता हूँ, कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, राइट। तो यहाँ पे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा लाइफ एग्जांपल यही है कि कैटेगरी 2 एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे अनलिस्टेड प्राइवेट इक्विटी में करेंगे, अनलिस्टेड इक्विटी में करते हैं, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में करते हैं। उनका इंटेंशन ये होता है कि हमें इन फ्यूचर में अच्छा ग्रो रिटर्न मिले, और मिलता भी है। मैंने ऐसा चीज़ मैंने लाइफ देखा है कि 2020-19 में बाई जो चीज़ लोग ने किया है अनलिस्टेड में, वो लिस्ट होने के बाद इतना रिटर्न मिलता है उनको पैसा की समझ भी नहीं आएगा आपको। जो पे आउट उनको होता है काफ़ी करोड़ों के ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्कोप है एआईएफ का, ठीक है। बहुत ही डिटेल में आप इसको डिस्कस करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आपको ही आगे नॉलेज बहुत ही गेन होगा। फंड ऑफ फंड बहुत ही, ये भी मैंने लाइफ बता रहा हूँ आपको। फंड ऑफ फंड ऐसा फंड होता है जो कि ये कैटेगरी 2 समझ रहे हो आपका, इस कैटेगरी 2 का जो फंड है कैटेगरी 3 में इन्वेस्ट करना, मतलब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना, इंटरनली फंड में भी इन्वेस्ट करना, आउटसाइड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट करना। आप समझ रहे हो, यहाँ पे लिखा है दिस सच फंड इन्वेस्ट इन अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, दे डू नॉट हैव अ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बट फोकस ऑन इन्वेस्टिंग डिफरेंट एआई। उनके पास खुद का पोर्टफोलियो नहीं है। आप समझ रहे हो, ऐसा इंडिविजुअल मैं दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ,
दूसरे फंड में इन्वेस्ट करो। मैं कैटेगरी 3 का फंड हूँ, मैं कैटेगरी 2 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैटेगरी 2 का फंड है, कैटेगरी 3 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ वो रिटर्न, वो जो अपने आप को ग्रो करना, फॉर इन फ्यूचर वो हाई ग्रोथ, इन फ्यूचर वो हाई रिटर्न गेन कर सकते हैं। ऐसा है फंड ऑफ फंड का बहुत ही कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, लेंदी कॉन्सेप्ट है। ऐसा है वो दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना, इंटरनल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, आप समझ रहे हो। सो गाइस कैटेगरी 3 जो होता है प्योरली इन्वेस्ट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड कॉर्पोरेट्स बॉन्ड, लिस्टेड म्यूचुअल फंड, सब में लिस्टेड में ही इन्वेस्ट करता है। बहुत ही रेयर चांस होता है, 10 to 15% मैं बोल सकता हूँ कि अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करता है। द इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टर का क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट को बुक करके गेन कमा के निकल जाना, एग्जिट करना। तो यहाँ पे मैंने ये देखा है कि कैटेगरी 3 में काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में पार्क करते हैं अमाउंट, और हुई जैसे ही गेन दिखता है उनको स्क्वायर अप करके वो एग्जिट कर लेते हैं। कैटेगरी 3 में आप देखोगे इसमें जो पॉइंट्स आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, तो द PIP इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ पब्लिकली ट्रेड कंपनी, दे एक्वायर शेयर एट डिस्काउंटेड प्राइस, इन्वेस्टमेंट थ्रू PIP इज मोर कन्वीनियंट देन गोइंग फॉर अ सेकेंडरी इशू ओनिंग टू लेस पेपर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग में बाय किया, जैसे ही गेन दिखता है मिनिमम 6 मंथ 1 ईयर लोग रखते हैं, स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे यही रोल प्ले होता है। जैसे कि लाइक अभी आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है बाय सेल करने का, ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि IPO में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये ऐसा ट्रस्ट होता है, कंपनी होता है, ये HNI होती है, तो इनको कैसा होता है IPO इन लोगों का आराम से लग जाता है। कोई भी कंपनी में लोग IPO बाय करते हैं, जो 500 रुपीज़ का IPO का प्राइस रेंज है, वो लीस्ट होता है कभी 800-900 रुपीज़ पे। ठीक है, जो HNI इन्वेस्टर होता है उनको पूरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी मिल जाता है। ठीक है, तो आप सोचिए ना, 500 रुपये का जो क्वांटिटी का प्राइस है एक शेयर का, वो 900 रुपये या 1000 रुपये हो जाता है एक क्वांटिटी का। अब उन लोगों ने कम से कम लाखों करोड़ क्वांटिटी बाय के देंगे, तो छोटो ना, जैसे ही विदिन 5 डे, विदिन 1 वीक में लिस्ट होने के बाद तुरंत बेच के एग्जिट करते हैं। सो तो कितना गेन अर्न कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी 3 यहाँ पे ये रोल प्ले करता है। सो गाइस हेज फंड, आपको भी पता है कि हेज फंड ऐसा फंड होता है जो पूल मनी फ्रॉम एक्रेडिटेड इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशन। दिस फंड इन्वेस्ट इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेट एंड इक्विटी मार्केट। They adopt an aggressive investment strategy to generate a return for investor. However, hedge funds are expensive as fund manager can charge asset management fees of 2% or more. They can also levy 20% of return generated as their fees. ठीक है, सो हेज फंड बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फंड जो मिक्सअप होता है, मिक्सअप इन द सेंस वो डोमेस्टिक में भी कर रहा है, इंटरनेशनल में भी करता है, डेट में भी कर रहा है, इक्विटी में कर रहा है। द इंटेंशन इज दैट बहुत ज़्यादा इनका जो माइंडसेट जो है एडॉप्ट करते हैं, एग्रेसिवली करते हैं लोग। द इन्वेस्टमेंट इज एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी टू जनरेट द रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। इनका क्या रिटर्न होता है कि इन लोग एकदम हाईली, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, पैसा इन्वेस्ट किए, रिटर्न आने के बाद एग्जिट, इतना लोगों ने रिस्क रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस बेसिकली यहाँ पे प्योरली कैटेगरी 3 काफ़ी अर्निंग है, थोड़ा सा रिस्की भी है, बट प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल जाता है आपको। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि AIF में बेनिफिट क्या क्या होते हैं इन्वेस्ट करने के। सो गाइस बेनिफिट फॉर इन्वेस्टिंग इन AIF, यहाँ पे आपको हाई रिटर्न पोटेंशियल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि AIF generally have a high return potential than other investment option. This massive pool amount give the fund manager enough room to prepare the flexible strategy for maximum return. यहाँ पे क्या होता है, पैसा बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्ट किया मार्केट में, रिटर्न करके एग्जिट। तो यहाँ पे ये अच्छा जो इन्वेस्टर को हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिल जाता है। यहाँ पे लो वॉलिडिटी में क्या यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जो AIF आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। मैंने वही बोला, हम ऐसा इंडिविजुअल, हम डायरेक्टली ट्रेडिंग में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, राइट, वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। बट एक ऐसा AIF क्या होता है, मतलब कि आप 10 इन्वेस्टर मार्केट में ही जाते हैं, वो एक MC के पास जाते हैं, फंड मैनेजर के पास जाते हैं, अपना पैसा MC क्या करते हैं, उनके पास फंड मैनेजर होते हैं। फंड मैनेजर भी अपनी स्ट्रेटेजी नॉलेज लगा के वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम इतना रिटर्न देंगे आपको।
सो ऐसा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस फंड आर लेस पर्टिकुलरली व्हेन कंपेयर विद ट्रेडिशनल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपको मैंने वही बताया, ऐसा इंडिविजुअल और ऐसा एआईएफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे लो वॉलेटिलिटी की यहाँ पे बेनिफिट उनको मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे दिस फंड अलाउ मच नीडेड डाइवर्सिफिकेशन इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। दे एक्ट एज अ क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और मार्केट वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा सिंपल इंडिविजुअल नहीं बैठते हैं एआईएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। वहाँ पे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो अपन फ्रॉम एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है वही लोग अपॉइंट करते हैं। तो उन लोग जो भी क्राइसिस, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है वो उसको भी डिपेंड करके ही सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहुत ही मतलब जो क्वेश्चंस होता है, मतलब बहुत सावधानी इसमें बरतते हैं कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब रिटर्न आएगा। तो काफ़ी मतलब जो उनका माइंड थॉट होता है बहुत आगे लेवल तक होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो टेक अवे की बात करेंगे तो एआईएफ आर इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर दोस इन्वेस्टर मोस्टली एशियन हु एस्पायर to receive high returns and unwilling to take risk. Investor can conduct the through market research and invest in category for AI based on their financial goal and risk appetite. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अच्छा ऑप्शन मिलता है कि वो अपने जो भी रिस्क है वो ले सकते हैं, मतलब कि हु एस्पेयर टू रिसीव द हाई रिटर्न एंड अनविलिंग टू टेक हाई रिस्क। तो यहाँ पे ऑप्शंस अच्छे हैं आपके, आप टेक अवे कर सकते हो ऐसा जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट। सो गाइस बेसिकली आज के जो हमारा टॉपिक्स है वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ कवर किया। एआईएफ क्या होता है, कौन एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, टाइप्स ऑफ एआईएफ क्या होता है, एआईएफ 1, 2, 3 में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 1 में आपने देखा कि यहाँ पे जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है वो कैटेगरी 1 में जाते हैं। कैटेगरी 2 बेसिकली जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड इक्विटी डेट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कैटेगरी 2 होता है। कैटेगरी 3 लिस्टेड कंपनी के लिए होता है, ठीक है। एंड थोड़ा हमने बेनिफिट भी डिस्कस किया कि एआईएफ का बेनिफिट क्या होता है। होप आपको वीडियो पूरा अंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा। कुछ भी आपको क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरी है, प्लीज़ एड योर कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप आपकी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।